दोस्तों आपके एग्जाम 2024 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो हम भूगोल से पहला चैप्टर भारत यानी संसाधन एवं उपयोग से लाए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि कोयला जो होता है वह किस प्रकार का संसाधन है। देखिए ध्यान से, कोयला जो है यह किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चे याद रखिएगा, कोयला जो होता है हमेशा अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका उपयोग हम एक बार करते हैं फिर पुनः उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, पुनः उपयोग में नहीं लाएंगे उसको अनवीकरणीय, और पुनः उपयोग में लाते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं। यानी कोयला का हम एक ही प्रकार यूज कर सकते हैं, फिर डबल यूज हम नहीं करेंगे। जिसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन होगा। दूसरा कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यानी कि जो सौर जो ऊर्जा होता है बच्चे, वह कौन सा संसाधन होता है बच्चे, याद रखिएगा। वह होता है पुनः, है ना, पूर्ति योग। बच्चे याद रखिएगा, पुनः पूर्ति योग के मतलब क्या होता है कि यही होता है कि फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको उपयोग में ला सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पुनः पूर्ति योग। इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो बी होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों की तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्या है क्षेत्र की सीमा, है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। बच्चे याद रखिएगा, जी अपवर्जक ये आर्थिक क्षेत्र जो कहलाते हैं ना, वो लगभग 200 किलोमीटर, कितना बच्चे याद रखिएगा, तो 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन 4 में कहता है बच्चे कि डाकू की, है ना, अर्थव्यवस्था का संबंध है। यानी कि डाकू जो है उसकी अर्थव्यवस्था से क्या संबंध होता है। यानी कि इसका करेक्ट से याद कीजिएगा कि संसाधन के, है ना, विदोहन से। यानी कि संसाधन के विदोहन के मतलब यह होता है कि संसाधन को एक तरीके अच्छे तरीके से नहीं रखना। ठीक है, वो विदोहन करता है, यानी कि दोहन कर देना। यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी होंगे। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि जो समुद्री क्षेत्र होता है बच्चे, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित होता है। यानी कि मतलब इसका कहता है कितने किलोमीटर क्षेत्र संपदा जो है वह निहित होता है। बच्चे याद रखिएगा, इसका जो आंसर होंगे वह 19.2 किलोमीटर। कितना बच्चे, 19 ये 2 किलोमीटर जो है यह संपदा निहित करते हैं। यानी इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो बच्चे डी हो जाएंगे, है ना। 7 का क्या हो जाएंगे, तो सॉरी 5 का क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है कि पेट्रोलियम किस, देखिए ध्यान से, फिर पेट्रोलियम पूछ दिया ना। यानी कि जिसका हम लोग एक बार यूज करते हैं, है ना, फिर डबल यूज नहीं करते, उसको अनवीकरणीय कहेंगे। और जिसका हम एक बार यूज करते फिर हम यूज मिला सकते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है बच्चे, याद रखिएगा पेट्रोल जो होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या तो बच्चे, तो अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो ए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि निम्न में, है ना, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपज होती है। यानी कि निम्न में कौन सी मिट्टी जो है जो सबसे अधिक उपजाऊ वाला होती है। तो इसका करेक्ट से याद रखिएगा, वह जो मिट्टी जो होती है वह एक मिट्टी का नाम होता है जलोढ़। कौन सा मिट्टी बचिया, कि तो जलोढ़। यह जलोढ़ एक ऐसा मिट्टी होता है जिसमें सबसे अधिक, है ना, फसल उगाए जाते हैं। तो इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि काली मिट्टी, जो काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, है ना। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, तो बालू मिट्टी नहीं, बालू मिट्टी नहीं होगा, साल मिट्टी भी नहीं होगा, और पर्वतीय मिट्टी भी नहीं होगा। हम कह सकते हैं कौन सा मिट्टी होगा बच्चे, याद रखिएगा, वह मिट्टी का नाम होता है रेगुर। क्या होता है, तो रेगुर। या इसी मिट्टी को नाम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा मिट्टी, चिकनी मिट्टी हो गया, रेगुर मिट्टी हो गया, या आप कह सकते हैं काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, तो काली मिट्टी। यानी इसका 3 नाम यहाँ पर बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे बी होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह निम्न में से
कहाँ है? बच्चे याद रखिएगा, जो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह राजस्थान में। कहाँ? तो बच्चे याद रखिएगा, तो राजस्थान में। वहाँ पर बच्चे ध्यान दीजिएगा, मरुस्थलीय का मतलब ये होता है कि वहाँ पर बालू ही बालू होता है और पेड़ पौधे की जनसंख्या बहुत ही कम होते हैं। बच्चे याद रखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो होते पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसा होते हैं? तो कटीले होते हैं। कैसा होते हैं बच्चे? याद रखिएगा, तो कटीले पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, यानी इसका करेक्ट से क्या होंगे? तो बी हो जाएंगे, राजस्थान। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि जो सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है? याद रखिए बच्चे, ये सोपानी कृषि जो है ना वह हमेशा है ना उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है बच्चे। ठीक है, कहाँ? तो उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? यानी कि पंजाब में जो भूमि का जो निम्नीकरण होता है ना उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा, उसका एक ही कारण है, अधिक सिंचाई। क्या? तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना अधिक सिंचाई के कारण। किसके कारण? तो अधिक सिंचाई के कारण जो होता है वह भूमि निम्नीकरण हो जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चे सी हो जाएंगे, अधिक सिंचाई के कारण। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? बच्चे याद रखिएगा, यह सर्वोत्तम जो कपास की खेती के लिए जो मानी जाती है वह काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो बच्चे याद रखिएगा, तो काली मिट्टी। इसी को बोलते हैं हम लोग रेगुर मिट्टी, इसी को बोलते हैं हम लोग चिकनी मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी में क्या होता है बच्चे? याद रखिएगा, है ना, इस मिट्टी में जो है वह किसकी फसल की जाती है? तो कपास की फसल की जाती है अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा? तो बच्चे याद रखिएगा, तो काली, ये रहा आपका सी। क्या रहा? तो अरे सी इसका 12 का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि 13 में क्वेश्चन कहता है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर, यानी कितने करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि क्षरण हो चुका है? बच्चे याद रखिएगा, कितने हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है? तो याद रखिएगा 13 करोड़। कितने बच्चे? याद रखिएगा, तो 13 करोड़ जो हेक्टेयर है वह भारत में भूमि जो है वह क्या क्षरण हो चुका है, मतलब भूमि बर्बाद हो चुका है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो बच्चे याद रखिएगा, तो सी हो जाएंगे, 13 करोड़ हेक्टेयर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि मेढक के प्रजनन को, यानी मेढक के प्रजनन जो होता है उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? बच्चे याद रखिएगा, उसको नष्ट करने वाला जो रसायन जो होता है वो एंड्रीन होता है। कौन होता है? तो एंड्रीन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है बच्चे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में, है ना, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है उसमें बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बांधों के, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कह दिया था? तो बच्चे याद रखिएगा, यह जो कहने वाले थे वह पंडित नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोले थे कि बांध को, है ना, वो क्या बोल दिए थे? तो भारत का मंदिर कहे थे। यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है कि कुल जल का, यानी देखिए ध्यान से बच्चे, ये कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी हम कह सकते हैं कि कुल जल का जो है वह कितना प्रतिशत? तो 95.5% जो है, ये इतना प्रतिशत जो है महासागरों में निहित होता है। यानी इसका करेक्ट से क्या होंगे? तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है ना उसी को बृहद क्षेत्र कहा जाता है, उसमें जल अगर उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी उसमें बहुत सारा जल हो, बहुत सारा बृहद क्षेत्र में जल हो तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा याद रखिएगा, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानने लगेंगे। कौन सा ग्रह? तो नीला ग्रह को नाम से जानते हैं। यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए बच्चे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बच्चे याद रखिएगा, किस
मतलब तत्व का संकेंद्रण जो है वह बड़ा है, तो याद रखिएगा आर्सेनिक का। किसका तो बच्चे, तो याद रखिएगा तो है ना आर्सेनिक का जो है यह क्या हुआ, तो तत्व का संकेंद्रण बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको बुक भी खरीदना नहीं पड़ेगा और इसी के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, तो सीख भी जाइएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे कि प्राणियों के शरीर में कितना, तो याद रखिएगा 65%। कितना बच्चे याद रखिएगा, तो है ना 65 जो प्रतिशत जो होते हैं वह प्राणियों के है ना शरीर में जल की ये मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि विश्व, देखिए ध्यान से, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरा वर्ल्ड में जो जनसंख्या होता है वो भारत में कितना निवास करता है, कितने परसेंट निवास करता है, याद रखिएगा 16%। कितने, तो 16% होते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख घाटी नदियाँ परियोजना है। तो याद रखिएगा प्रमुख घाटी नदी परियोजना जो है वह कौन सा है, तो सोन नदी घाटी है। याद रखिएगा सोन है ना नदी घाटी जो है यह विश्व की है ना सॉरी यह जो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चे कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार होता है। तो याद रखिए बच्चे, जो वन का विस्तार जो होता है वो कितने क्षेत्र, तो 19 ध्यान दीजिए 19.27। क्या तो बच्चे 19.27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन, तो बी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि जो बनस है ना बनस वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2005 में, कहा तो 2000 कब 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। बच्चे याद रखिएगा भारत में वन का जो विस्तार जो है वह कितना है, तो 20.60% यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में है। यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत जो है वह भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यानी कि वन का फैलाव जो है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक के रूप में है। बच्चे याद रखिएगा वह 7.1%। कितना, तो 7.1%। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में क्या कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन होता है। तो याद रखिएगा वह वन जो होता है 60.11% जो होता है यही होता है। यानी इसका कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार होता है। यानी कौन सा राज्य है जहां भारत के कौन सा राज्य है जहां वन का विस्तार सबसे अधिक होता है। बच्चे याद रखिएगा वो है एमपी, यानी कि हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश। क्या, तो बच्चे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकरण किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा कितने वर्गों में किया जाता है। तो याद रखिए बच्चे वह 3 वर्गों में। कितने, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना 3 वर्गों में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। बच्चे याद रखिएगा यह जो परिवर्तित जो हुआ है वह कितना, तो 26,200। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में क्या कहता है कि FAO यानी कि FAO ये जो है इसकी वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था। बच्चे याद रखिएगा वह जो है 4 अरब हेक्टेयर। कितना, तो बच्चे तो 4
अरब है ना हेक्टेयर था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चे याद रखिएगा, ये तो आपको याद होना चाहिए, वो है मयूर, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं तो मोर बोलते हैं, नहीं तो संस्कृत में क्या बोलेंगे तो मयूर बोलेंगे। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो सी होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि चरक का संबंध किस देश से है। चरक जो बच्चे याद रखिएगा कहता है कि किस देश से इसका संबंध है। तो याद रखिएगा उस देश का नाम है ना कैंसर। देखिए ध्यान से, सॉरी, उस देश का नाम क्या बच्चे, चरक जो है वह भारत से, यानी कि चरक मतलब होता है कि जो गाजर जो सब नहीं होता वो होता है, यानी किससे संबंध है तो बच्चे याद रखिएगा तो भारत से। किससे है तो वह भारत देश से संबंध रखता है। तो 31 का करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो है ना सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी जो टैक्सोल जो होता है उसका उपयोग कहाँ होता है तो बच्चे याद रखिएगा कैंसर के रूप में। किसको तो कैंसर रूप में, यानी जिस व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाए, भगवान ना करे किसी का कैंसर ऐसा बीमारी हो जाए, ठीक है ना, मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को ऐसा बीमारी अगर हो जाता है तो उसमें इस किसका उपयोग करते हैं तो टैक्सोल का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर है ना 33, इसमें कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बच्चे याद रखिएगा विश्व जो पर्यावरण दिवस जो होते हैं वह कब मनाए जाते हैं तो 5 जून को, है ना, याद रखिए बच्चे, यानी कि 5 जून को जो होता है वह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होंगे तो ए होंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, यानी संविधान की धारा संबंध जो है वह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना, इसी से क्या है तो संबंधित है। जिसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में क्या कहता है कि है ना 35 में क्वेश्चन में कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा है ना कन्वेंशन हुआ था। तो बस याद रखिएगा कौन सा कन्वेंशन हुआ था तो याद रखिएगा वो अफ्रीकी कन्वेंशन है। कौन है तो अफ्रीकी कन्वेंशन है। तो इसका आंसर क्या होंगे तो ए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है, जो अलग देश में नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। बच्चे याद रखिएगा यह है ना जीव का जो नाम है बच्चे वो डॉल्फिन है। कौन है तो बच्चे डॉल्फिन है, यानी कि डॉल्फिन जो है वह सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं और है ना देश में नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है, यानी कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा उसका नाम जो है वह है लोहा। कौन है बच्चे तो लोहा, यानी कि लोहा को खनिज की है ना जननी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन जो है लो अयस्क का एक प्रकार है। बच्चे याद रखिए हेमेटाइट। कौन है तो बच्चे हेमेटाइट जो है वह अयस्क का प्रकार है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे, सॉरी सी हो जाएंगे। क्या बच्चे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि है ना भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। बच्चे याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क और उत्पादक राज्य जो है ना उसका नाम बच्चे कर्नाटक। कौन है तो कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। बच्चे याद रखिएगा भारत में खनिज जो पाए जाते हैं वो लगभग कितना तो 100 खनिज पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या आएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कहता है निम्न में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी जो लोहा में उसमें मिला होना चाहिए उसी को लोह युक्त कहा जाता है, यानी लोह युक्त का खनिज का उदाहरण कौन है। बच्चे याद रखिएगा है ना उसका नाम है मैग्नीज। क्या तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना मैग्नीज याद रखिएगा क्या तो है ना मैग्नीज होगा। इसका करेक्टर से क्या होंगे तो जो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 नंबर क्या कहता है कि इनमें से कौन है ना अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन पूछ दिया है अधात्विक, तो बस याद रखिएगा वह होगा अभ्रक। क्या होगा तो बच्चे अभ्रक जो वो अधात्विक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क है ना
उत्पादन करता है। बच्चे याद रखिएगा, वह जो उत्पादन करता है वो कितना प्रतिशत कितना उत्पादन करता है, तो वह 20, कितना, तो 20। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत का स्थान जो बच्चे वह तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। यानी कि जो मैंगनीज उत्पादन जो होते हैं उसमें भारत का स्थान कैमा है, तो तीसरा है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है कि एक टीन है ना, 1 टन इस्पात है ना, इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। यानी कि 1 टन अगर इस्पात बनाएंगे ना तो उसमें कितना मैंगनीज खर्च होगा, कितना मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा 10 केजी का, कितना, तो 10 केजी का क्या होता है ना, उसका मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो बच्चे याद रखिएगा वह जो है, उड़ीसा जो है वह मैंगनीज का, किसका, तो मैंगनीज का उत्पादक राज्य। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 47। एल्युमिनियम जो बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एल्युमिनियम बनाने के लिए है ना खनिज की आवश्यकता जो पड़ती है वह है बॉक्साइट। कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो वह है बॉक्साइट। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कहता है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना प्रतिशत होता है। बच्चे याद रखिएगा वह 125 करोड़ टन, कितना, तो 125 करोड़ टन होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, है ना, 49 में क्या कहता है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है। बच्चे याद रखिएगा वह जो होता है वह 80%, कितना, तो 80% होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो बच्चे याद रखिएगा वह होता है चूना पत्थर। क्या होता है बच्चे, तो चूना पत्थर होता है। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अंत में मैं जरूर कहूँगा इतने मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।